हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैं आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है और आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अभी मैंने वीडियो बनाया था कि साइको होने से कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का प्यार आया, काफ़ी लोग इस पे व्यूज़ आ रहे हैं और आए जा रहे हैं और इससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ये पता चलता है कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। सर, साइको जो पेशेंट्स हो जाते हैं, जिसमें कि मेनली मैं आज बात करने वाला हूँ स्किज़ोफ्रेनिया की, जो कि एक साइकोटिक बीमारी है, बहुत ही वर्स्ट बीमारी है। हालाँकि इंसान साइको बहुत सारी वजहों से हो सकता है, जिसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था, जाके आप देख भी सकते हैं। और बहुत सारी वजहें होती हैं, जैसे कि कोई नशा कर रहा है और बाइपोलर डिसऑर्डर से भी हो सकता है, ओसीडी से भी हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके बारे में बता चुका हूँ, उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा। आज मैं मेनली बात करने वाला हूँ जो मेन साइकोटिक बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया, उसके कुछ प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होते हैं। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, जिसको कि हम ये देख लेते हैं पेशेंट में कि अगर इसके अंदर है तो क्या वो बीमारी जल्दी ठीक होगी या वो बीमारी इस पेशेंट में लेट ठीक होगा। मतलब कि वो पेशेंट लेट ठीक होगा या जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके हम कहते हैं प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, जिसको कि जानकर हमें पता चल जाता है, एक अंदाज़ा लग जाता है। गारंटी तो तब भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के अंदर पॉजिटिव फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाते हैं। या किसी के अंदर अगर 2-4 नेगेटिव फैक्टर हैं, तो बैड फैक्टर्स कह लें, तो इसका मतलब कि उसका जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर हो जाता है। लेकिन हाँ, फिर भी मोटा-मोटी बात पता चल जाती है और बाकी तो समय रहते चीज़ें समझ में आती हैं। ये सारे फैक्टर्स रिसर्च बेस्ड हैं, ये मेरे खुद के फैक्टर्स नहीं हैं। जो हमारी किताबों में, बुक्स में या जो हमने प्रैक्टिस में देखा है, उन सब का एक बहुत ही निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी आप सबको। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला फैक्टर जो होता है ना, ऑनसेट मतलब बीमारी की शुरुआत कब हुई। तो इसमें क्या होता है, इसमें गुड फैक्टर और बैड फैक्टर भी कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अर्ली ऑनसेट हो रहा है बीमारी का, मतलब किसी की बीमारी का जल्दी शुरुआत हो गई, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि नॉर्मली हम मानते हैं कि जैसे मेल्स जो होते हैं, उसमें 10 से 25 साल में बीमारी की शुरुआत हो सकती है और फीमेल में 25 से 45 साल दिया गया है स्टैंडर्ड। मतलब अगर किसी में जल्दी शुरू हो रहा है और अर्ली ऑनसेट का मतलब हो गया 18 साल से कम, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी जो हो रही है 18 साल से कम में हो रही है, तो ये पुअर प्रोग्नोसिस है। मतलब बीमारी तब गंभीर हो जाएगी बाद में। बीमारी गंभीर हो जाएगी या बीमारी गंभीर हो सकती है क्योंकि इसको बीमारी ने जो है पेशेंट को जल्दी पकड़ लिया है, जकड़ लिया उसके माइंड को। वहीं अगर लेट ऑनसेट है, किसी को अगर 45 साल के बाद हो रहा है स्किज़ोफ्रेनिया, जो साइकोटिक बीमारी है, तो इसका मतलब कि वो ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट का पर्सनालिटी पूरा बन चुका है। किसी को अगर शुरुआत में ही हो गया उसके जीवन में, तो उसकी पर्सनालिटी भी बन रही है, उसकी समझ अभी बन रही है ज़िंदगी को लेकर। उसी तरह से उसमें एक होता है वर्ड चाइल्डहुड ऑनसेट, मतलब बच्चे में, मतलब 13 साल से कम के बच्चे में अगर हो रहा है तो उसे हम चाइल्डहुड ऑनसेट कहते हैं। तो ये भी एक तरह से पुअर प्रोग्नोसिस होती है, मतलब अच्छी बात नहीं है, बैड साइन है उस बच्चे के लिए और ये बीमारी के लिए गंभीर है ये। फिर दूसरा फैक्टर आता है सेक्स। सेक्स में जैसे कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है, मेल और फीमेल में बराबर में होता है, मतलब रेशियो में। अगर किसी पॉपुलेशन में ऐसा देखा गया है कि जितने मेल्स को होता है उतना फीमेल्स को भी होता है। लेकिन जिस फीमेल में अगर ये स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, तो ऐसा माना गया है कि उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मेल्स के कंपैरिजन में। अब इसका क्यों होता है, इसके बारे में बहुत लॉजिक की बात नहीं है, लेकिन ये रिसर्च में पाया गया है, तो मैं वो बात बता रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस फीमेल में होगा स्किज़ोफ्रेनिया वो जल्दी ठीक हो जाएगा और जिस भी मेल में हो जाएगा वो लेट ठीक होगा। ये सब सारी फाइंडिंग्स जो फैक्टर्स हैं वो रिसर्च की बात है। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम किसी पेशेंट के बारे में बताते हैं, इसी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तीसरा फैक्टर आता है, जैसे मैरिज किसी का हुआ है, मान लीजिए किसी की शादी हुई है, किसी की शादी नहीं हुई, जिसके बारे में वीडियो में बता भी चुका था। अगर किसी की शादी हो चुकी है तो उसके लिए अच्छी बात है, ये गुड फैक्टर है ये। अगर किसी की शादी नहीं है, कोई इंसान अकेलापन में रह रहा है, उसके साथ कोई नहीं रह रहा है, तो ये बैड फैक्टर हुआ उस बीमारी के लिए। ज़रूरी नहीं कि किसी की शादी ही हुई हो, अगर कोई किसी के साथ में रहता है घर वालों के, तो ये गुड फैक्टर है। मान लीजिए किसी की शादी हुई है और शादी के बाद भी अगर पति पत्नी साथ में नहीं रह रहे हैं, पत्नी अलग रह रही है, पति से बात नहीं कर रही है, पति पत्नी से बात नहीं कर रहा है, तो ये बैड फैक्टर हो गया। शादी होने का मतलब ये है कि दोनों आपस में अपनी बातों को शेयर करें। उससे क्या होता है कि इमोशंस शेयर होते हैं, बातें शेयर होती हैं, तो चूँकि ये सब सोच की बीमारियां हैं तो इंसान को प्रॉब्लम नहीं होती है।
चौथा फैक्टर है जैसे ऑनसेट, मतलब बीमारी की शुरुआत कैसे हुई, मतलब धीरे धीरे शुरू हुआ है कि मतलब एकदम से शुरू हो गया। हम जैसे पेशेंट से पूछते हैं और घर वालों से भी जैसे हम बात करते हैं भाई की शुरुआत कैसे हुआ, तो वहाँ पे अगर बीमारी की शुरुआत एकदम से हुई है, मतलब 1 से 2 हफ्ते में शुरुआत हुई है, तो ये गुड फैक्टर हुआ, मतलब कि हाँ ठीक है, चलो इसका ठीक होने का चांस ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर घर वाले बताते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब इसका बीमारी बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ है, एकदम से नहीं हुआ, हम लोग को तो पता ही नहीं चला, 2-4 महीना लग गया धीरे धीरे शुरू होने में, धीरे हमको समझ में आया, मतलब स्लो और इंसीडियस है, मतलब इंसीडियस ऑनसेट है, बहुत धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो ये बैड फैक्टर है। पाँचवा फैक्टर है स्ट्रेस या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, मतलब कि अगर पेशेंट जो है वो साइको जो बना, मतलब उसको कोई स्ट्रेस था, कोई टेंशन था तब बना कि अपने आप बिना किसी स्ट्रेस के ही बन गया। तो अगर किसी पेशेंट में घर वाले बताते हैं कि हाँ भाई इसको टेंशन था, बहुत बड़ा घर में हादसा हुआ, या इसके बीवी से इसका कोई तलाक होने वाला था, या कुछ भी ऐसी बात हुई जिसको किसका सदमा लगा, या इसने देखा कि इसके पति का कहीं चक्कर चलने लगा तो उसको शक की बीमारी शुरू हो गई, तो ये बीमारी के लिए अच्छी बात है, गुड फैक्टर है, मतलब कि पेशेंट जल्दी ठीक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर उसका कोई फैक्टर ही नहीं है, कोई स्ट्रेस ही नहीं था, अचानक से बीमारी शुरू हो गई, कोई मतलब ऐसी बात ही नहीं थी, घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं कोई बात ही नहीं थी, तो ये पेशेंट की बीमारी के लिए बैड फैक्टर हुआ। ये पुअर प्रोग्नोसिस की तरफ जाता है। कोई इंसान अगर साइको हुआ है बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, तब उसके ठीक होने के चांसेस थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। अगर किसी को स्ट्रेस है, उसकी वजह से वो साइको हुआ, तो उसका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, तो बहुत कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पॉजिटिव सिम्टम्स, जैसे डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस। अगर किसी पेशेंट में डिल्यूजन, हेलुसिनेशन जो कि पॉजिटिव सिम्टम्स माने जाते हैं, अगर ये उस पेशेंट में है तो वो बीमारी जल्दी ठीक होगी। वहीं दूसरी तरफ जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं कि मन ही नहीं लग रहा है, और उसका मतलब जो पहले खुश रहता था चुपचाप रहने लगा, मन एकदम उदास रहने लगा, चेहरा एकदम दिख ही नहीं रहा है, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा है, नहाता ही नहीं है, अपने में ही रहता है, खोया खोया रहता है, नेगेटिव सिम्टम्स जो कहे जाते हैं, तो इसमें उसका जो प्रोग्नोसिस है वो बेकार हो जाता है। कहने का मतलब अगर पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, किसी पेशेंट में डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, कोई शक कर रहा है या उसको कानों में आवाज़ें आ रही हैं, अकेले में बातें कर रहा है, तो ऐसा पेशेंट जल्दी ठीक होता है क्योंकि दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी में नेगेटिव सिम्टम्स सिर्फ हैं, मतलब कि वो अकेले अकेले रहता है, बात ही नहीं करता किसी से, खोया खोया रहता है, नहाता धोता ही नहीं है, कूड़ा उठाता है, चुपचाप पड़ा रहता है एक जगह पे, ऐसा पेशेंट ठीक होने में मुश्किल होता है। दूसरी तरफ अफेक्टिव सिम्टम्स जैसे कि उसके मूड अगर है, उदासी है, और मानी या तो गुस्सा कर रहा है, एंगर ज़्यादा उसको हो रहा है, तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसा पेशेंट जो कि अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है जिस भी फॉर्म में, चाहे शक करके, चाहे उसको आवाज़ें आ रही हैं, या उसको गुस्सा कर रहा है, तो पेशेंट वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहा है अपनी बात को, तो ये सब सारे गुड फैक्टर्स हैं बीमारी को जल्दी ठीक होने के लिए। फिर फैक्टर आता है सुसाइड अटेम्प्ट। अगर कोई पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये अच्छा फैक्टर है, मतलब अगर वो मरना नहीं चाह रहा है, या मरने की कोशिश नहीं कर रहा है, या मरने का अटेम्प्ट नहीं किया है, तो ये एक अच्छा फैक्टर है, मतलब बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मरने का सोच रहा है बार बार, या कोशिश भी कर लिया है, अटेम्प्ट कर लिया है, तो ये बैड फैक्टर है, क्योंकि इसका मतलब कि वो पेशेंट का सेल्फ डिफेंस जो है, मतलब खुद को संभालने की शक्ति वो बहुत ही कम है, वो उस बीमारी से बहुत परेशान हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, बीमारी से निकल नहीं पा रहा है, तो उसको ये आखिरी रास्ता दिख रहा है कि भाई हम सुसाइड ही कर लें। तो ऐसा पेशेंट फिर समझने में, उसको समझाने में प्रॉब्लम होती है, तो ये एक बैड फैक्टर है। फिर एक फैक्टर आता है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब कि अगर किसी की, आपके जो पेशेंट है उसके घर में किसी को अगर बीमारी ये रही है, स्किज़ोफ्रेनिया रही है, मतलब उसके दादा को, या मान लीजिए पापा को, मम्मी को, किसी एक को पेशेंट को अगर रहा है ये बीमारी, तो ये बैड फैक्टर हो जाएगा। मतलब क्योंकि मैंने बताया भी अपनी वीडियोज़ में, शॉर्ट्स में बताया है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र भी होता है, मतलब ये सेकंड मोस्ट कॉमन बीमारी है मेंटल प्रॉब्लम की, ऑटिज़म के बाद, जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र भी हो सकती है। अगर माँ बाप में किसी एक को है तो ये बच्चे में भी आ सकती है। इस बारे में मैं वीडियो बता भी चुका हूँ कि जेनेटिकली कौन कौन सी बीमारियाँ ट्रांसफ़र होती हैं, जिसपे कि मेरे व्यूज़ आते रहते हैं। आप मेरे वीडियो और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं। मैंने कुछ लगभग 5 बीमारियों के बारे में बताया था। तो अब जिसके घर में माँ बाप में किसी को बीमारी है, या मान लीजिए दादा दादी में किसी को रहा है, या नानी को भी रहा है, इसका मतलब कुछ जीन्स रहते हैं। ऐसे पेशेंट में ये बीमारी जो होती है
ठीक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और जिनके घर में हिस्ट्री नहीं होती है वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं, पेशेंट जल्दी ठीक हो सकता है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सप्रेस्ड इमोशंस। एक्सप्रेस्ड इमोशंस मतलब जैसे कि घर वाले जो हैं, केयर गिवर्स हैं या जो भी हैं उसके पति पत्नी, मतलब उनकी इमोशंस ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा बोल रहे हैं। तो दो तरह के एक्सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं और नेगेटिव एक्सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस का मतलब कि घर वाले जो हैं बीमारी को लेकर समझ रहे हैं, और जो पेशेंट है उसका सिंपैथी है कि हाँ हमको समझ में आ रहा है कि इसको प्रॉब्लम है, कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग हैं अपने पेशेंट को लेकर बोलते हैं कि ये तो नाटक कर रही है, ये तो ऐसे बोलती रहती है, ये मर क्यों नहीं जाती। मेरे यहाँ एक पेशेंट आती थी, उसकी माँ बोलती थी कि मर जाती तो सबसे अच्छा होता। तो ऐसा पेशेंट, क्योंकि पेशेंट को ठीक है समझ में नहीं आता बीमारी कई बार कि उसको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये तो समझ में आता है उसके माँ बाप उसको ऐसा बोल रहे हैं, तो उसको दुख होता है इस बात को लेकर। तो उसमें ठीक होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वो भी इंसान परेशान है दवा खा खा के या इलाज करा करा के। ऐसे में अगर घर वाले या जो भी उसका इलाज करा रहा है, पति पत्नी, कोई भी उसके बारे में अगर नेगेटिव बोलेगा तो उसको बीमारी से लड़ने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब बहुत से माँ बाप जो होते हैं, खासकर पिता जो होते हैं, वो क्या होता है कि ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं और क्रिटिकल कमेंट करते रहते हैं। एक पिताजी थे, अपनी बेटी को लेकर बोलते थे कि अरे ये पैदा हो गई हमारे घर में, इतना हम परेशान हो गए इससे ज़िंदगी में, ये क्या बताएं, किसी और घर में होती तो पता नहीं क्या होता। तो इस तरह के जो क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं तो ये सब बीमारी को बढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मरीज होता है वो परेशान होने लगता है, दुखी होने लगता है, और ऐसे में तो उसको बीमारी से लड़ने की जो ताकत होती है उसकी कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे 8-10 फैक्टर मैंने बताए, और जिसमें कि जो गुड फैक्टर्स मैंने बताए और बैड फैक्टर्स बताए, इस वीडियो को आप फिर से जाके देख सकते हैं। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि अगर गुड फैक्टर ज़्यादा पाए जा रहे हैं तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, या बैड फैक्टर्स ज़्यादा पा गया तो पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होगा। ये एक तरह का प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है, एक चांस होता है जो बताया जाता है। फाइनली तो इलाज जब होता है, प्रॉपर अगर इलाज किया जाता है तो उस पर डिपेंड करता है कि भाई पेशेंट कितना जल्दी ठीक होगा। मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके केस में या किसी के केस में अगर कोई बैड फैक्टर्स भी आ गए हैं तो आपके विल पे और आपके इलाज पे डिपेंड करता है कि उसका क्या आउटकम होगा। फिर भी ये फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे फैक्टर्स रिसर्च बेस्ड हैं, ये कोई मेरे फैक्टर्स नहीं हैं, काफ़ी रिसर्च के बाद हमारे बुक्स में और हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में पाया गया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। साइकोटिक बीमारियों के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, और आपके जो भी डिमांड्स होते हैं, कमेंट्स आते हैं, उसको बहुत मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, और जिससे मुझे लगता है जब समय मिलता है तो वीडियोस बनाता रहता हूँ। इस वीडियोस को शेयर करिएगा, काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिल रही है। इसकी जो स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, इन सब के बारे में बहुत डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। आप कहेंगे तो मैं पूरा एकदम डिटेल में ही पढ़ा दूँगा, जितना कि मुझे आता है हाई लेवल का। और आपके जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।